हम लोगों को उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस या रिटर्न करते हैं या उनमें बूस्ट करने के लिए उनको एक किक देते हैं प्रोसीजर्स करके। आई थिंक रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या आप ये प्रोसीजर अपने ऊपर या अपने फैमिली मेम्बर पर करेंगे कि नहीं करेंगे। इस सिचुएशन में आपको खुद ही अपने रास्ते को बदलना होता है और लाइंस इतनी ब्लर हो जाती हैं कि बहुत मुश्किल होता है उस रास्ते पे चलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शराज रज़ा है। आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन एंड बेसिकली अ कॉस्मेटिक सर्जन इन इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 लाहौर। बहुत दफ़ा आप लोगों से बात होती है एंड बहुत से टॉपिक्स पे बात होती है, बट मैं चाहता था कि कुछ जनरल टॉक की जाए प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, एस्थेटिक सर्जरी को लेकर, एस्थेटिक प्रोसीजर्स को लेकर, एस्थेटिक से रिलेटेड डॉक्टर्स को लेकर, एस्थेटिक से लेकर रिलेटेड पेशेंट्स को लेकर। सो बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे जहन में हमेशा रहती हैं, डे टू डे बेसिस पे मैं उनको डील भी करता हूँ, उनको समझता भी हूँ एंड डिस्कस भी करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने पेशेंट्स के साथ भी। एंड आई जस्ट वांटेड कि मैं उनको रिकॉर्ड करूँ एंड मैं एक्सप्रेस करूँ अपने आप को। सो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक प्रैक्टिस जस्ट लाइक एनी मेडिकल प्रोफेशन, ये एक हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन है। अगर हम कहें कि ये लोग डॉक्टरी नहीं करते तो दैट इज़ नॉट ट्रू। हम लोग भी मेडिकल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में आते हैं। लोग जिनको बहुत सारी चीज़ें इमोशनली बॉदर कर रही होती हैं और समटाइम्स फिजिकली बॉदर कर रही होती हैं, एक्चुअली हम उन पे एक्ट करते हैं। हम लोगों को उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस या रिटर्न करते हैं या उनमें बूस्ट करने के लिए उनको एक किक देते हैं प्रोसीजर्स करके। इसका कोई रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली इस बात से नहीं है कि हमें खूबसूरती की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है या हमें कोई चीज़ नए सिरे से क्रिएट करने की कोशिश होती है। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। बहुत सारे लोग इस घबराहट में, इस परेशानी में कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाते कि शायद हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को वायलेट कर रहे हैं। इवन मैंने भी जब प्रैक्टिस शुरू की तो मैं इस सब को लेकर काफ़ी जो है वो परेशान रहता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर बहुत सारे उलमा से भी बात हुई तो यही अंडरस्टैंडिंग आई कि जिस तरह हम मेकअप करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल कटवाते हैं, इसी तरह अगर कुछ टचअप करने से हमारी पर्सनैलिटी निखर कर आती है तो आई थिंक ये भी एक पब्लिक सर्विस है। हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितना सेटिस्फैक्शन लोगों को बीमारी का इलाज करके आता है, उसी तरह लोगों की एहसास कमतरीज़, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इमोशंस को करेक्ट करने से हमें आता है। बहुत सारे लोग आके बताते हैं कि वो एक चीज़ को लेकर बहुत डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जब हम उनको ट्रीट करते हैं, उनके प्रोसीजर्स करते हैं, राइनोप्लास्टीज करते हैं, एजिंग चेंजेस को रिवर्स करते हैं, ब्रेस्ट सर्जरीज करते हैं, लाइपोसक्शन, टमी टक्स करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटीज़ और उनके कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर हो जाते हैं और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि जितना कोई भी और हेल्थ सर्विस रिलेटेड है उसी तरह कॉस्मेटिक सर्विस रिलेटेड है। इनफैक्ट हम लोगों पर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है बिकॉज हमने बहुत सारी चीज़ों को जज करके डिसीजन लेना होता है, प्लान करना होता है और हमें उनको लेकर आगे चलना होता है और हमें समझाना होता है, ये समझना होता है कि क्या हमारे ट्रीटमेंट प्लान से पेशेंट को फ़ायदे की बजाय नुकसान तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो बेसिकली पहली चीज़ आई थिंक लाइक एनीथिंग एल्स, आई थिंक रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है और उसके अलावा कोई और ज़ात मुकर्रर नहीं कर सकती। सो मैं अपने सब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है वो ज़रूर आएगा। सो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में फाइनेंशियल गेन्स को आड़े ना आने दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कोशिश रहती है और समझ भी रहती है कि रिस्क राज़िक अल्लाह की ज़ात है। सो जो बेस्ट मेरा जजमेंट होता है अपने पेशेंट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स को लेकर, मैं वही डिस्कस करता हूँ। जो चीज़ मैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए कर सकता हूँ मैं वही अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ। जब मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं ना करने की तरफ तरजीह देता हूँ बजाय करने की तरफ। सो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ और जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ वो ये है कि मैल प्रैक्टिस से बचना इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या आप ये प्रोसीजर अपने ऊपर या अपने फैमिली मेम्बर पर करेंगे कि नहीं करेंगे इस सिचुएशन में। अगर आपका जवाब इज़ येस तो आप वो सर्विस प्रोवाइड करें, अगर नो तो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करें। कई लोग ये सोचते हैं कि चूंकि ये बीमारी का इलाज नहीं है, अगर हम कर भी देंगे तो एटलीस्ट फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान तो नहीं होगा। बट
पैसे का तो ज़या हो रहा है, लोगों के इमोशंस का भी ज़या हो रहा है। पेशेंट हैप्पी नहीं है, उसने टाइम सर्व किया है, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है कि दिस इज़ अगेन मैल प्रैक्टिस। अगली बात मैं जो करता हूँ वो करता हूँ कि इंसान ने किसी भी और प्रोफेशन में, आप बैंकिंग देख लें, आप अपनी जॉब देख लें, आप बिजनेस देख लें, हर चीज़ में आपने कोई भी मैल प्रैक्टिस या गलत काम एक दफ़ा करना होता है। अल्लाह मियाँ आपको हमेशा हिदायत का रास्ता ओपन रखते हैं। आपको बेसिकली एक दफ़ा उससे बचना होता है, और जितना आप उससे बच लें, मैल प्रैक्टिस से, गलत प्रोसीजर से, गलत मशवरे से, गलत नीयत से, किसी से बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने से, जब आप बचने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। लेकिन जिस वक्त आप ये फैसला कर लेते हैं तो आपको सिर्फ मैल प्रैक्टिस और गलत डिसीजन सिर्फ एक दफ़ा करना होता है। उसके बाद यूर ऑन योर ओन, उसके बाद आपको खुद ही अपने रास्ते को बदलना होता है, और लाइंस इतनी ब्लर हो जाती हैं कि बहुत मुश्किल होता है उस रास्ते पे चलना। अगली चीज़ जो है इससे रिलेटेड है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए, हम किसको ऑब्जेक्टिवली कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव है, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। सो इसकी सिंपल चीज़ ये है कि देयर कुछ एथिक्स और कुछ रूल्स हैं कॉस्मेटिक सर्जरी और प्रैक्टिस को लेकर। उनमें से सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपके प्रोसीजर से आपको 100% पता हो कि आपके पेशेंट या क्लाइंट को नुकसान नहीं होगा। ये हमारा हिपोक्रेटिक ओथ भी है, और ये हमें और इसमें सिर्फ हेल्थ रिलेटेड नहीं है, उनके इमोशंस, उनकी साइकी, उनकी रिकवरी और उनके पैसों की भी जो है वो ज़या भी मैल प्रैक्टिस में ही आता है। सो बेसिकली एथिक्स सेज कि आप ऐसा नहीं करें जिसमें ज़रा सा भी चांस हो उसको प्रॉब्लम होने का। अगली बात ये कि आपको ये फैसला करना है कि बेसिकली आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपको अप टू डेट होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, और अपने पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए, प्रॉपरली टाइम देना चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए। और अगर आपको उसको सब कुछ उसको बताना चाहिए कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। चाहे वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप वो प्रोसीजर नहीं करते, लेकिन आपको पेशेंट को बताना है कि आपकी कंडीशन के लिहाज से जो है वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स इस प्रोसीजर से आ सकते हैं, एंड आप वो कहीं और से करा सकते हैं। अगर पेशेंट फिर भी स्ट्रेस करता है कि नहीं, मुझे वो प्रोसीजर कराना है जो आप करते हैं, जो कि आपने उसको मेंशन किया है कि जिसके रिजल्ट्स दूसरे प्रोसीजर से कम आएंगे, तब आपको दोबारा फैसला करना है कि क्या ये आप अपने लिए अप्लाई करेंगे। अगर स्टिल आपको लगता है कि आपको ये ऑप्शन उसको नहीं अप्लाई करनी चाहिए, तो आपके पास हमेशा एक्सक्यूज़ करने का राइट होना चाहिए, डॉक्टर के पास भी और पेशेंट के पास भी। और आपको लगता है कि वो पेशेंट किसी और के पास चला जाएगा, दैट इज़ ऑल राइट। अगेन यहाँ रिस्क का यकीन बहुत ज़रूरी है, और हमारे डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि जी, मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के साथ लाइफ में देखा है, काम किया है, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ऑलमोस्ट 98% डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं और इन सब चीज़ों को करते हैं, को अबाइड बाय करते हैं। लेकिन आमतौर पे बुराई बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। सो जो बहुत कम परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स जो मैल प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा प्रोफेशन बदनाम होता है। लेकिन आमतौर पर मैंने यही देखा है कि हमारे मोस्टली डॉक्टर्स वही करने की कोशिश करते हैं जो कि सही होता है। फाइनली एक अगला पॉइंट जो है, जो एथिक्स को रिलेटेड है, वो ये है कि क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज़ हैं जो आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं। एज अ डॉक्टर अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो मुझ में ये गट्स होने चाहिए, मुझ में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पेशेंट से एक्सक्यूज़ कर लूँ कि ये प्रोसीजर मुझे नहीं आता तो आप किसी दूसरे से करा लें, या ये प्रोसीजर मैंने पहले किया है और मेरा कॉम्प्लिकेशन रेट हाई था इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत क्रंच आ जाता है, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स ने भी अपनी लिविंग करनी होती है। बट आई स्टिल बिलीव कि एज लॉन्ग एज हम राइट थिंग करने की कोशिश करें, वी विल ऑलवेज प्रिवेल एंड वी विल ऑलवेज रिस्क हलाल को खाएंगे हम, और हमारे पेशेंट्स हमें कभी छोड़ के नहीं जाते एज लॉन्ग एज हम सही चीज़ करें। फाइनली जो एक चीज़ है वो ये है कि कॉम्प्लिकेशंस किससे नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस किसी प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एंड जो इंसान जितनी ज़्यादा काम करता है उसकी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी। अगर मैं एक प्रोसीजर करता हूँ और उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो मेरा 0% कॉम्प्लिकेशन रेट है। अगर कोई पर्सन जो है वो 100 प्रोसीजर करता है और उसके दो लोगों में वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो उसका 98% नॉन कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो साइड पे हो जाएगा और 2% कॉम्प्लिकेशन रेट सामने आ जाता है। और डॉक्टर्स भी ह्यूमन होते हैं, एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक।
डॉक्टर्स जो है ना, मिस्टेक का मार्जिन ज़रूर मिलना चाहिए लाइक एनीबडी एल्स, बट एट द सेम टाइम हम डॉक्टर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर हमसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको हैंडल करना हमें ज़रूर आना चाहिए। हमें वो प्रोसीजर तब करना चाहिए जब उसकी पॉसिबल सब कॉम्प्लिकेशंस हम हैंडल कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई और आप हैंडल नहीं कर सकते तो हमें वो करेज होना चाहिए कि हम किसी ऐसे कॉलीग से मदद मांग लें जिसको वो कॉम्प्लिकेशन हैंडल करनी आती हो, कोई सीनियर या कोई और शख्स जो कि उस वक्त हमारी बेहतर हेल्प कर सकता है। एंड फाइनली हम डॉक्टर्स एट टाइम्स और स्पेशली एस्थेटिक प्रैक्टिस में शायद हम डर भी जाते हैं, बिकॉज जब एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, एंड बिकॉज आपका क्लाइंट है वो पेशेंट तो होता नहीं है, वो बेसिकली नॉर्मल पर्सन आता है और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो प्रॉबली आप डर जाते हैं कि शायद मेरी बदनामी हो जाएगी, शायद ये मुझे सू कर देगा, शायद क्या हो जाएगा, शायद ये मेरे ऑफिस में आके नॉइज़ क्रिएट करेगा। ये सब चीज़ें हो सकती हैं और ये सब चीज़ें नहीं भी हो सकती। उस वक्त भी आई पर्सनली बिलीव, जो कि मैं ट्राई करता हूँ प्रैक्टिस करने की, वो ये है कि आप स्टिल ट्राई टू डू द राइट थिंग। आप स्टिल पेशेंट्स के साथ स्टैंड हैंड बाय हैंड चलें, उसको कंफर्ट करें, उसको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें। आप अपनी कॉम्प्लिकेशन से भागे नहीं, आप अपने फ़ोन को बंद करके नहीं रखें, आप अपने ज़िम्मेदारी को पूरा करें। जितनी दफ़ा वो पेशेंट आपको आके मिलना चाहता है आप मिलें। अगर वो एग्रेसिव हो जाता है स्टिल आपको उसको रैशनली डील करना चाहिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि एज लॉन्ग एज आप पेशेंट के साथ वो सही डीलिंग करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ एम्पैथेटिक रहते हैं, तो वो कभी भी कोई फस क्रिएट नहीं करता, कभी भी आपके लिए बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, कभी भी वो रफ हैंडल नहीं करता, चाहे आपने उसको जितना मर्जी चार्ज किया हुआ है। सो ये कुछ बातें थी जो आई हैव बीन वांटिंग टू डिस्कस विद ऑल माय क्लाइंट्स आउट देयर, एंड मैं चाहता था कि आपको भी वो अंडरस्टैंडिंग हो जैसे मैं सोचता हूँ। थैंक यू सो मच।